ओके। और जो इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं तो इनफ्लोज भी 3 और आउटफ्लोज भी 3 तरह की हमें दिखेंगी, ठीक है। इनफ्लोज कुछ ऑपरेटिंग होंगी, कुछ इन्वेस्टिंग होंगी और कुछ फाइनेंसिंग होंगी, और आउटफ्लोज भी कुछ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होंगे। ओके, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने? ओके। तो हमने देखा कि हमारी जो कैश इनफ्लोज यानी कि कैश रिसीट्स हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और आउटफ्लोज भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होंगे। ओके, अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद रिलैक्स करने जा रहा हूँ। अभी एक बचपन की बात याद दिलाई थी, क्या? कैश रिसीट एंड पेमेंट। एक और बचपन की याद करते हैं ताज़ा। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या ज़हन में आता है जब मैं एसेट्स लिखता हूँ और इक्वेशन बोलता हूँ तो? इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज पढ़ी थी एक। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की, वो लिखी हुई है। जब हम एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स हमारे कितनी तरह के होते हैं? एक करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब बेटे ऑनर्स इक्विटी में तशरीफ लाएं। ऑनर्स इक्विटी के अंदर हमारे पास इसकी क्या क्या आइटम्स हैं? एक तो है इसमें कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस होता है कि हमारे पास कैपिटल, इसको मैं कैपिटल भी, और इसमें कैपिटल में फर्दर दो तरह की चीज़, एक तो ना पहले ओपनिंग कैपिटल है, दूसरा फ्रेश कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ, चलो फ्रेश कैपिटल भी लिख देता हूँ। फ्रेश कैपिटल, बात अभी तक हाथों से तो नहीं निकली? उसके बाद आप इसमें से कुछ ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो कि आपने, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा, ड्राइंग्स वो होती हैं जो ओनर बिजनेस से निकालता है। अगर मैं इस बात को यूं कहूं कि ड्राइंग्स वो होती हैं जो आपने ओनर को पे की हैं, तो ये ठीक नहीं होगी बात? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे क्लियर करना है आपको, फिर आगे चलूंगा। पॉइंट इज दिस कि हु यू आर, हु यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू आर अकाउंटेंट ऑफ द एंटिटी फॉर विच वी आर डूइंग अकाउंटिंग। ये सबक कहीं पर लिख लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक हु यू आर आपको मालूम होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद देखेंगे कि अब आप कंसल्टेंट हैं या आप फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं या आप एडवाइज़र हैं, क्या है। अभी फ़िलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक आप क्या हैं? जिस भी एंटिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन की एंटिटी के अकाउंटेंट हैं, ठीक है? ओके, तो अब उस अकाउंटेंट होने के नाते आपने क्या किया? आपने उस एंटिटी के ओनर को कुछ कैश दिया, उसको कहते हैं, गॉट इट। और इसके अंदर फिर ऐड क्या होता है बेटे? प्रॉफिट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लॉस नहीं है फिलहाल, प्रॉफिट। लॉस होता तो ऑब्वियसली माइनस होता। लायबिलिटी में तशरीफ लाएं। लायबिलिटी में दो तरह की हैं, एक करंट लायबिलिटीज और दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। जो बात मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं, ये 100% करेक्ट नहीं साबित होगी आगे जाकर,
लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? वो क्या है सुनिएगा। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका ताल्लुक होता है करंट एसेट में मौजूद कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के साथ, प्रॉफिट में मौजूद कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के साथ, और करंट लायबिलिटीज में मौजूद कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के साथ। इसको अलग से भी कहीं लिख लो कि ऑपरेटिंग, अब देखो जरा थोड़ा सा मुश्किल होने लगा काम, लेकिन मैं इसको आसान करता हूं। हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्टिविटी है। सेल्स होंगी तो बिजनेस में इनकम आएगी, तो हम बिजनेस के एक्सपेंसेस मीट कर सकेंगे। तो सेल्स और सेल्स से मुतल्लक जितने एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस मोर और लेस। मैंने बेटे सबसे पहले एक बात अभी कही थी कि 100% बात करेक्ट नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इजी फार्मूला है, इसलिए ध्यान में रखना। बाद में जाके इसमें कैसे एडजस्टमेंट्स करनी मैं आपको बता दूंगा। ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही होंगी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से मुतल्लिक जितनी कैश फ्लोज होंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल, हमारे करंट एसेट में इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री बेचनी होती है ना, तो जाकर कहाँ गिरती है? वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में गिरती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ पे है? प्रॉफिट लॉस में बना हुआ है, तो ऑपरेशन से ताल्लुक हो गया उसका। हमारे करंट एसेट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल आते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की पैदाइश कब होती है? जब क्रेडिट सेल होती है। सेल्स कहाँ पड़ी हुई है? प्रॉफिट लॉस में पड़ी हुई है, इसका भी ताल्लुक उससे हो गया, ठीक है? इस तरह से एक्रूड इनकम करंट एसेट्स में होती है। एक्रूड इनकम, अगर वो अगर इनकम एक्रू ना हो तो क्या ये एसेट बने? तो लिहाजा इसका ताल्लुक भी इनकम से हो गया। अभी चंद एक चीजें हैं मजीद जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से मुताल्लिक बाद में बात करूंगा, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। तो मोर और लेस करंट एसेट जो है उससे मुताल्लिक जितनी कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रही हैं वो कहां पर जा रही हैं? आपकी ऑपरेटिंग में। इस तरह करंट लायबिलिटीज को देखते हैं। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल आते हैं। अकाउंट्स पेएबल जो हैं वो कब पैदा होते हैं? जब क्रेडिट परचेज करते हैं। क्रेडिट परचेज कहां पे जाके गिरती है? प्रॉफिट लॉस में, तो उसका ताल्लुक ऑपरेटिंग से हो गया। एक्रूड एक्सपेंसेस कब पैदा होते हैं? जब एक्सपेंस एक्रू पेएबल होता है। इसी तरह से कोई प्रोविजन फॉर लॉस, ठीक है? तो जो आपकी करंट लायबिलिटीज है मोर और लेस आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ताल्लुक रख रही हैं। तो इसको सादगी में ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसे कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज जिनका रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कायम होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कहलाते हैं। बड़ा सादा फार्मूला दिया है, इसको बड़ी सादगी में कहीं लिख भी लो। दोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, those cash inflows and outflows that originate from or which originate from the profit and loss account or income statement or SOPL जो भी आप उसे कह लें, are categorized under the कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, अब अगली बात, आपके ये आगे नॉन करंट एसेट्स, हेड में एक कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है बेटे? बात समझ में आ गई? लॉजिकल है। इसी तरह से इधर आइए, फाइनेंसिंग को अब मैं जरा फोकस करने लगा क्योंकि अभी हमने असाइनमेंट फाइनेंसिंग की करनी है। आपने बैंक से लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर कैश इनफ्लो हुआ, एम आई राइट? आपने वो लोन लिया हुआ जो था वापस कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर कैश आउटफ्लो हुआ। तो इट मींस व्हाट? कि कैश इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा, ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी। ओके बेटे जान, पुट ऑल योर फोकस on this question.
बहुत आसान सिनेरियो है, प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 1 इन विच मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, बड़ा सादा सा। सेल्स 50,000 की हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 14,000 की हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 36। अगेन अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तो मार्कअप 100% से ज़्यादा डेफिनेटली, ठीक है। ओके, एक्सपेंसेस जो उसमें से लेस हो रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 27,950 के हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस उसमें 800 है, और टोटल एक्सपेंसेस 28,750 माइनस करके आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,250 का आ रहा है। ओके, उसके बाद जी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर X2 की, जिसका कंपैरेटिव दिया हुआ है X1 का साथ। ये बैलेंस शीट X2 की है लेकिन कंपैरेटिव पिछले साल का दिया हुआ है। बैलेंस शीट में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर हमारे पास कुछ करंट एसेट्स हैं जिसमें इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक एंड कैश हैं, ये करंट ही होते हैं। ये टोटल एसेट्स हो गए हमारे। फिर ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल अकाउंट है जो पहले 30,080 का था, जो कि अब इस साल के एंड पर 48,130 का है। कंपैरिजन समझ में आता है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है जो पहले 9,000 का था, अब 10,000 का है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 9,000 की थी पिछले साल के एंड पर और इस साल के एंड पर 10,000 की है। और करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फैमिली है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट पेएबल है, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। और हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन में क्या रहा है कि ऑनर वाज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स ज़ीरो हैं इस मरतबा की। ऑनर ने कहा कि मैं इस मरतबा ड्राइंग्स नहीं करता जनाब, खैर है बिज़नेस, मुझे पैसे ना दे। हमें रिक्वायर कर रहा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं अभी बोर्ड पर नहीं आता, डिस्कशन के ज़रिए से लॉजिक्स को अप्लाई करते हुए मैं आपसे गपशप लगाऊंगा और आप उस गपशप में मुझे लॉजिकल आंसर्स दे रहे होंगे। सारा सिनेरियो ये है, इसके अलावा और कोई चीज़ हिडन नहीं है इसके अंदर। आप मुझे बताइए, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मुझे फोकस किस एरिया पर करना है? ऑनर्स इक्विटी कैपिटल पर, नॉन करंट लायबिलिटीज पर। बेसिकली इस एरिया पर मुझे फोकस करना है। ओके, एक दो और छोटी सी चीज़ें अब मैं डेविएट करूंगा। जो मैंने बुनियादी बात पहले की थी कि जो मैं कर रहा हूं, मैं बात को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए आसान अल्फाज में कर रहा हूं, अब मैं उससे डेविएट करने जाऊंगा चंद एक चीज़ों के साथ, और वो लॉजिकल होंगी, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। वेल, अब मुझे ये बताइए, मैं जो बात नॉन करंट लायबिलिटीज से उठाता हूं बात को, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी थी 9,000 की, वो पिछले साल थी, और इस साल में मेरी 10,000 हो गई है लायबिलिटी। दरमियान में 12 महीने हैं ना, पिछले साल के एंड और इस साल के 12 महीने। हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 12 महीनों की बना रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट 12 महीनों का बनाते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड। हम इन 12 मंथ्स में देख रहे हैं कि हमें कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। अब मुझे बताएं लॉजिकली, आपका साल के शुरू में 9,000 लायबिलिटी थी, साल के एंड में 10,000 हो गई, तो क्या लगता है आपको 1,000 आपने फर्दर लोन लिया होगा, तो ये 1,000 बिजनेस में इनफ्लो हुआ होगा। अगर इंटरेस्ट की बात ज़हन में नहीं आती तो 9,000 से अगर 10,000 हुआ है लोन, तो डेफिनेटली हमने मज़ीद कर्ज लिया होगा, और जब मज़ीद कर्ज लेंगे तो ज़रा अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी सी याद कर लो, कैश डेबिट और लोन लायबिलिटी क्रेडिट ही होगी ना। तो कैश डेबिट का मतलब कैश इनफ्लो है ना, रिलेट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा बड़े लेवल के अकाउंटेंट बनना शुरू हो गए हैं। ओके, वेल, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे मैं डायरेक्टली जंप करने लगा हूं एक पॉइंट पर। हमें इस पूरे पेज पर इंटरेस्ट कहां कहां नजर आ रहा है? हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है 800 का, ओके। उसके बाद नीचे इंटरेस्ट पेएबल नजर आ रहा है। ओपनिंग करंट लायबिलिटी में आओ जरा, ओपनिंग जो थी वो 800 थी और क्लोजिंग जो है 400 हो गया। अच्छा, पहले लॉजिकल बात करते हैं, बाद में मैं बोर्ड पर आने लगा हूं। लॉजिकल, प्लीज, जब मैं लॉजिकल कह रहा हूं ना, अपने आपको बिल्कुल रिलैक्स लेवल पर ले आओ। आपके ईयर के स्टार्ट पे कितना लोन पेएबल था? 800। इस साल में फर्दर लोन आपके ऊपर कितना एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया? इंटरेस्ट पेएबल था 800 और इंटरेस्ट फर्दर एक्सपेंस में कितना नजर आ रहा है? 800 ही नजर आ रहा है एक्सपेंस में 800 नजर आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, यहां से मैं शुरू हुआ, मैं थोड़ा लॉजिकल टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं।
ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी मेरी है 800 की, ठीक है, और ये ड्यूरिंग द ईयर मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 800 का। ये इस लायबिलिटी के बाद ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है ना, एक्सपेंस पैदा हुआ है ना। ये इंटरेस्ट पैदा हुआ था पिछले साल, अभी तक अदा नहीं हुआ था, तो ये लायबिलिटी था इस साल की ओपनिंग डेट पे। ये फिर एक और इंटरेस्ट एक्सपेंस पैदा हो गया, तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी नजर आ रही है अब? 1600। यस और नो? बी लॉजिकल, अकाउंटेंट ना बनो अभी लॉजिकल मेरे से बात करो। साल के शुरू में मेरे ऊपर इंटरेस्ट पे करने का बोझ था 800 का, इस साल में मजीद इंटरेस्ट एक्सपेंस बन गया मेरा, तो मेरा 800 और 800 1600 मैंने पे करना है ना इंटरेस्ट। अब अगर साल के आखिर में मुझे पता चल रहा है कि मेरी लायबिलिटी 400 रह गई है, तो इसका मतलब है 1600 में से मैंने कितना पे किया कि 400। कितना लॉजिकल है बात, ठीक है। मुझे तो बैलेंस शीट डेट्स के मुताबिक चलना है ना। मेरी बैलेंस शीट पिछले साल की क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग, मेरे सर पे कितना बोझ नजर आ रहा है, आखिर में कितना नजर आ रहा है। इसको इस तरफ चलें, इस तरह कर लेते हैं। साल के शुरू में 800 की लायबिलिटी थी, साल के आखिर में 400 की रहेगी। इसका मतलब है कि मैंने 400 की लायबिलिटी पे की होगी, प्लस मैंने 800 का ये इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा ना, तो टोटल 1200 का इंटरेस्ट पे किया ना। अब इसको ज़रा हम अकाउंटिंग एंट्रीज में देख लेते हैं कि क्या इसका बनता है, टी अकाउंट क्या बनता है। ये देखो बेटे, इंटरेस्ट पेएबल, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है वो कितना है जो है, या थोड़ी सी अदर देन दैट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमने फाइनेंस ली होती है। आपने बैंक से कर्जा लिया था ना, अगर बैंक से कर्जा ना लेते तो इंटरेस्ट ना देना पड़ता, तो लिहाजा इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़ रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसलिए सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस को उठा के ऑपरेटिंग में नहीं डालेंगे, बल्कि कुछ मास सिवाए होंगे जो हम उसमें से निकालना शुरू कर देंगे। गॉट द पॉइंट? तो लिहाजा इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो होगा हम इस तरह से टी अकाउंट बनाएंगे और हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस फर्दर कितना ड्यू हुआ, बाकी ड्यू कितना रह गया, का मतलब है कि इतना पे हुआ ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो के अंदर हम कंसर्न किससे हैं कि कैश पे कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसीव कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारा असल में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कॉन्सेप्ट है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना है ड्यूरिंग द ईयर, इस 12 महीने में कितना, ओके। अब इस सवाल में आसानी क्या है? ड्राइंग है ही नहीं है, फ्रेश कैपिटल भी नहीं है, तो क्या रह गया? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और क्लोजिंग कैपिटल लेस हुआ होगा, तो देखो बराबर बात बनती है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाती है? आइए देखते हैं, बिल्कुल एक लॉजिकल कैलकुलेशन करें। मुझे बताएं ओपनिंग कैपिटल कितना है इसके अंदर? 30,080 रुपीज़। इसमें प्लस क्या करना है आपने? फ्रेश कैपिटल। इसमें माइनस क्या करना है आपने? ड्राइंग्स। इसमें प्लस क्या करना है आपने? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, इस साल का प्रॉफिट जिस साल की हम कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल हमें फिगर क्या दी हुई है? 48,130, ये दी हुई है फिगर। अब इन तीन में से हमें किन के बारे में पता है? हमें पता है ड्राइंग जीरो है, पता है ना, उसने कहा हुआ है ना कि ड्राइंग जीरो है। बी कॉन्फिडेंट कि ड्राइंग है ही नहीं है इस मरतबा, जीरो लिख दो। उसके बाद फ्रेश कैपिटल का हमें पता है? नहीं, पता ही नहीं है, हो सकता हो। जो पता है पहले वो लिखो। क्या पता है? और यस, कितना प्रॉफिट हुआ है? क्या बात है यार, शाबाश, पकड़ लिया पॉइंट को आपने। 7,250 सॉरी 7,250 का प्रॉफिट हुआ। अब बिल्कुल एक बेबी लेवल के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बन जाओ। बेबी लेवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को क्वेश्चन आया है, बेटे
इसमें ये ऐड करें, ये ऐड करें, ये लेस ये लेस करें और ये ऐड करें तो ये आना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर कोई मिसिंग फिगर तो नहीं है क्या? क्या है? 10,800 ये फ्रेश कैपिटल है। अब आप मुझे बताओ, हमारी इस कैलकुलेशन में ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग डेट पे पड़ा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर कैश तो नहीं मिला ना? फ्रेश कैपिटल क्या ड्यूरिंग द ईयर कैश मिला? यस। फ्रेश कैपिटल का मतलब यही है ना कि फ्रेश कैपिटल इंजेक्टेड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। इनफ्लो हुआ ना? ड्राइंग्स आउटफ्लो हुई है कोई साल? कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी ऐसी एक इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा बैलेंस है जिसकी पैदाइश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से नहीं होती। ये भी बैंक से एक लोन है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले चुके हैं, इंटरेस्ट पेएबल की चीज़ तो ले चुके हैं। फिर उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस की पैदाइश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। रोला क्या आ गया? बैंक ओवरड्राफ्ट का। अच्छा, अब एक काम करो, अब एक जगह कुछ लिखो जो मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। आप एक हेडिंग लिखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स, ठीक है बेटे। अगर कोई मुझसे कहता कि इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का नाम रखो, नाम रखा है ना इसका, तो मैं इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्लो रखता। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हम देख रहे होते, इसमें हम बैंक में भी जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो भी देख रहे हैं। और ओब्वियसली बैंक में जब इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो कभी बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है, कभी हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ जाता है, ओके। और इसी तरह इसमें हम वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको भी हम इसी में देख रहे होते हैं। इसलिए कैश का यहाँ पे अंडरस्टूड मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें इक्विवेलेंट्स भी आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट्स में ये चीज़ है, कैश इन हैंड तो है ही है, कैश एट बैंक भी है ही है, ओवरड्राफ्ट और ये कैश एट बैंक असल में एक चीज़ है, कभी वो डेबिट बैलेंस हो जाता है, कभी वो क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, असल में तो वो एक ही बात है ना, आपने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ी हुई है। और ये वेरी शॉर्ट टर्म। यहाँ पर एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो ऐसे अंदाज में करूँगा कि इंशाल्लाह आप खुद मुझे जवाब देंगे। मैंने कहा कैश एट बैंक, अब मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है 5 साल के लिए। बताओ, अब 5 साल के लिए मैंने बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है वो कैश एट बैंक तो है, लेकिन क्या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा? नहीं, वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उसमें इंटरेस्ट इनकम भी आएगी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई ना, ठीक है। इसी तरह से ऐसा कैश भी इसमें नहीं आएगा जिस पे किसी ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। मैंने रिजर्व के तौर पे किसी के पास कैश रखवाया हुआ है और उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, वो इनफ्लो आउटफ्लो में नहीं आ रहा, तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैश इन हैंड जो होगा ना वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये ज़िमनी बातें थी। फ़िलहाल मैंने जो बातें आपके साथ की हैं वो इस क्वेश्चन से मुतल्लिक़ कंप्लीट हैं। आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी दे रहा हूँ, बल्कि 4 भी हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस। बेसिक डाटा सेम है, मैंने डाटा चेंज नहीं किया ताकि आपको बार बार इसको पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है। बेसिक डाटा आपको देखें ज़रा एक नज़र, सेम चल रहा है, वही प्रॉफिट है, वही टोटल एसेट्स हैं, वही टोटल लायबिलिटीज़ हैं। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन मैंने चेंज की है। सेकंड असाइनमेंट में मैंने ड्राइंग्स 60,000 की है और लोन फ्रॉम बैंक मैंने 3,000 किया, हमने मज़ीद लोन लिया, तो हमने मूवमेंट देखनी होगी कि अगर मजीद 3,000 दिया तो हो सकता है कुछ लोन वापस भी किया हो, तो इनफ्लो भी आउट हो रहा होगा, आउटफ्लो भी हो रहा होगा उसमें। इसी तरह से थर्ड सिनेरियो में मैंने फर्दर कैपिटल 50,000 कहा है और ड्राइंग्स के बारे में खामोश रहा हूँ, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर ड्राइंग्स की निकलेगी उसके अंदर। और इसी तरह से लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग 5,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि लोन इतना कैश आउटफ्लो है तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कैश इनफ्लो की निकलेगी उसके अंदर। और इसी तरह से क्वेश्चन 4 के अंदर मैंने
एक छोटी सी फनकारी लगाई है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ 12% लिख दिया, ठीक है। वो अब आपने कैलकुलेट करना है कि 12% इंटरेस्ट कितना बनता है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह ताला डिफ़िकल्ट लेवल्स भी हमें सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।